तारीख थी 26 अक्टूबर 2020। दिन था सोमवार। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक कॉलेज के बाहर दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या करने से पहले आरोपियों ने लड़की को किडनैप करने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया तो तमंचे से उसे गोली मार दी। अगले ही पल लड़की जमीन पर गिर गई। दोनों आरोपी कार में सवार होकर भाग गए। पूरा वाकया पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और जब ये वीडियो बाहर आया तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो आप खुद देख लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। आज के शो में हम निकिता तोमर हत्याकांड पर बात कर रहे हैं। इस मामले में आज फैसला आ गया है। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया है। इस पूरे मामले में लव जिहाद एंगल को लेकर बात हुई थी। इसके साथ ही आरोपियों के कांग्रेस से कनेक्शन पर भी राजनीति हुई थी। सब पर चर्चा करेंगे आज की बड़ी खबर में। अभी आपने जो वीडियो देखा वो इसी हत्याकांड का सबसे सनसनीखेज वीडियो है। वीडियो में जिस लड़की को गोली मारी गई वो है निकिता तोमर। 21 साल की निकिता बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और जिस दिन हत्यारों ने उसकी सांसें रोक दी उस दिन वो एग्जाम देने के लिए अपने कॉलेज आई थी। निकिता के पीछे पीछे दो आरोपी भी आए थे, तौसीफ और रेहान। तौसीफ पिछले काफी समय से निकिता के पीछे पड़ा हुआ था। निकिता के घर वालों की माने तो तौसीफ लगातार निकिता पर धर्म परिवर्तन करने और शादी करने का दबाव डाल रहा था और निकिता बार बार उसे मना कर रही थी। यही नहीं, हरियाणा के पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि निकिता के परिवार ने साल 2018 में तौसीफ के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया था, लेकिन बाद में यह केस वापस ले लिया गया। इस बारे में निकिता के पिता ने तब बताया था कि तौसीफ का संबंध राजनीतिक रसूख वाले परिवार से था और उन्हें लोक लाज का डर भी था, जिसके चलते केस उन्होंने वापस ले लिया था। वहीं निकिता की बहन ने कहा कि साल 2018 में जब हमने मामला दर्ज कराया था तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा पुलिस ने समझौता करने के लिए कहा। घर वालों ने क्या कहा सुनिए। 2018 में जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था उस समय हमने एक एफआईआर भी करवाई थी और उस एफआईआर पे एक्शन भी इमीडिएटली हो गया था और उसके बाद फिर हमने भी लोक लाज के डर से और उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पैसे का रसूख को देखते हुए समझौता करने में भलाई रखी और बेटी की इज्जत है, इस चक्कर में हम डर गए। मैं ही डर गया था और मैंने एक समझौता कर लिया कि भाई ठीक है। उनकी तरफ से भी पूरा आश्वासन मिला था कि कोई दिक्कत आएगी नहीं अब ज़िंदगी में। और हमारे भी 2-4 आदमी थे और वो फिर एक पुलिस की निगरानी में वो एक समझौता हो गया। एफिडेविट बना दिया था कि ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस तरह से वो हो गया। लव जिहाद क्या होता है ये तो मुझे आइडिया है नहीं, ये तो जो सामर्थ्य लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं वही जानेंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर है वो शादी करने के लिए, धर्म बदलने के लिए दबाव तो डाल ही रहा था। अब अगर ये लव जिहाद है तो होगा। मुझे ज़्यादा जानकारी लव जिहाद क्या होता है मुझे नहीं है पता। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 1 नवंबर 2020 को बल्लभगढ़ में महापंचायत हुई। इसके बाद निकिता के लिए न्याय की मांग करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, जिसके चलते पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। झड़प के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और करीब 10 पुलिस वाले घायल हो गए। इस सिलसिले में पुलिस ने 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। इन सबके बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात करते रहे। उन्होंने जांच के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा भी की थी। उन्होंने क्या कहा था सुनिए। अपराधी को पूरा सजा मिलेगी। अपराधी बल्कि पकड़ लिया गया है बल्लभगढ़ वाला, और कोई अपराधी को इस प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। अपराध होने से पहले के विषय कई बार नहीं फोर्सी किए जा सकते। अपराध होने के कितना जल्दी बाद पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको पकड़ लिया, यही पुलिस का काम होता है। जैसा कि आपको बताया, इस मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी पाया है। वहीं एक तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को बरी कर दिया है। अजहरुद्दीन के ऊपर तौसीफ को तमंचा देने का आरोप लगा था। शो रिकॉर्ड किए जाने तक हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार दोषियों को क्या सजा मिलेगी इसकी घोषणा 26 मार्च को होगी। हम आपको इसके बारे में भी अपडेट जरूर देंगे। अभी के लिए हम फिर से बैकग्राउंड में चलते हैं।
निकिता की हत्या के 11 दिनों के भीतर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी, लेकिन यह मामला बहुत तूल पकड़ चुका था। इसे लेकर बहुत तीखी राजनीति हो रही थी। एक तरफ जहां राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके खुद के ऊपर आरोप लगे। कांग्रेस पर आरोप लगे कि पार्टी के नूह विधायक आफताब अहमद मुख्य आरोपी तौसीफ के दूर के चाचा लगते हैं और उन्हीं के संरक्षण के कारण पुलिस ने 2018 में तौसीफ पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह भी पता चला कि तौसीफ के दादा कबीर अहमद भी विधायक रह चुके थे। वहीं तौसीफ के एक और चाचा खुर्शीद अहमद कांग्रेस पार्टी से सांसद और मंत्री रह चुके थे। इस कनेक्शन के सामने आने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के दबाव के कारण ही निकिता के परिवार ने 2018 में केस वापस लिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो ये बल्लभगढ़ की भी घटना हुई है, इसमें कांग्रेस का ही दबाव है। कांग्रेस के नेताओं का ही वो रिश्तेदार है और मुझे लगता है कि तो 2018 में उस परिवार ने जो अपहरण का मामला दर्ज कराया था, वो कांग्रेस के इन नेताओं के दबाव में ही माँ बाप ने, और बेचारे माँ बाप करें भी क्या, उन्होंने वो केस वापस करा दिया। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है, उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। हालांकि अनिल विज ने यह नहीं बताया कि राज्य के गृह मंत्री होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी तो यही है कि वे कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखें, कोई आरोपी चाहे कितना भी दबाव डाले, लेकिन अनिल विज ये सुनिश्चित करें कि राज्य की पुलिस उस दबाव के सामने नहीं झुकेगी। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के इन आरोपों को कांग्रेस ने नकार दिया। हरियाणा की कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि आरोपियों की कांग्रेस से कनेक्शन होने की बात पूरी तरह से झूठी है और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी अपनी विफलता को छिपा सके। वहीं पार्टी के नूह विधायक आफताब अहमद ने भी ऐसी ही बात कही। पार्टी ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस मामले में लव जिहाद की भी बातें हुई, खासकर सोशल मीडिया पर। जैसा कि आपको पहले बताया था कि निकिता के घर वालों ने आरोप लगाया कि तौसीफ ने निकिता पर धर्म परिवर्तन करने और फिर शादी करने का दबाव डाला। धीरे धीरे लव जिहाद के इस कथित एंगल ने तूल पकड़ लिया। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। बजट सत्र शुरू होने से पहले खबर आई कि राज्य सरकार एक ऐसा ही विधेयक विधानसभा में पेश करने जा रही है। दूसरी तरफ सरकार के सहयोगी दल जनता जननायक पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने लव जिहाद शब्द पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर बिल में इस शब्द का जिक्र होगा तो उनकी पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी। हालांकि अगर बिल में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून की बात होगी तो समर्थन दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिल में लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। फिलहाल इस प्रस्तावित बिल का स्टेटस क्या है, इसके बारे में कोई ताजा अपडेट नहीं आई है। वैसे तो कथित लव जिहाद को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में कानून बन चुके हैं। इनके तहत गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लव जिहाद शब्द का प्रयोग दक्षिणपंथी संगठन लंबे समय से करते आए हैं। लव जिहाद को लेकर ये संगठन कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के लड़के अपनी पहचान छिपाकर दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करते हैं और फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। लव जिहाद का पूरा बवाल साल 2009 में केरल में शुरू हुआ। केरल हाईकोर्ट में इससे जुड़ा एक मामला सुनवाई के लिए गया था। केरल हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच को बंद करा दिया और कहा कि लव जिहाद का कोई अस्तित्व नहीं है। वहीं पिछले साल फरवरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में बताया था कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द कानून के तहत परिभाषित नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 25 भारत के नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। खैर, हम फिर से निकिता तोमर हत्याकांड पर लौटते हैं। कोर्ट में क्या क्या हुआ इसकी बात कर लेते हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 55 और बचाव पक्ष यानी कि आरोपियों की तरफ से 2 गवाह पेश किए गए। कुल 31 बार सुनवाई हुई। आरोपियों ने बीच में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में एक याचिका भी डाली जिसमें मामले की फिर से जांच करने की मांग की गई। आरोपियों ने अपनी याचिका में कहा था कि एसआईटी पक्षपाती तरीके से जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट में आरोपियों की तरफ से यह भी कहा गया कि निकिता की हत्या उसके परिवार ने ही की है और ये ऑनर किलिंग का मामला है।
वहीं दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष ने सबूत पर सबूत पेश किए। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित पक्ष ने हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज और कुछ जरूरी सबूत पेश किए। मसलन जिस कार में दोनों आरोपी आए थे उसमें से तौसीफ का बाल मिला। वहीं कार के एक शीशे पर रेहान के फिंगरप्रिंट मिले। साथ ही पुलिस ने तौसीफ को तमंचा देने वाले अजहरुद्दीन को भी कोर्ट में पेश किया। निकिता के साथ मौजूद उसकी दोस्त और दूसरे चश्मदीदों को भी पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया। पुलिस ने तौसीफ और रेहान का कबूलनामा भी कोर्ट को सौंपा। दोनों ने पुलिस हिरासत में निकिता की हत्या करने की बात स्वीकारी थी। ऐसा ही एक और मामला पिछले साल भी आया था। पिछले साल जुलाई में एक महिला और उसकी बच्ची की हत्या कर दी गई थी। मामला मेरठ का था। आरोपी महिला के प्रेमी शमशाद पर लगा। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शमशाद पिछले 5 साल से महिला के साथ रह रहा था। हालांकि उसने महिला से अपनी असली धार्मिक पहचान छिपाई थी। इसे लेकर उनके बीच झगड़ा होने लगा। आरोप है कि शमशाद ने महिला और बच्ची को मारकर शवों को घर के आंगन में दफना दिया। महिला का नाम प्रिया और बच्ची का नाम कशिश था। ये तो एक मसला था जिसमें धर्म का एंगल मिला हुआ था, जिसके कारण ये बहुत बड़ा हो गया, नेशनल मीडिया में आ गया। मगर जाने ऐसी कितनी लड़कियां होती हैं जिन्हें कभी मार डाला जाता है, कभी हरास किया जाता है, कभी उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी लड़के का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा देती हैं। खैर, ये थी हमारी बड़ी खबर। अब आते हैं दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी बिहार से है। यहाँ विधानसभा में कल जो कुछ हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। विपक्षी दलों के विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया, उनके साथ मारपीट भी हुई। महिला सांसदों के साथ पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया, ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में आरजेडी विधायक अनीता देवी जमीन पर गिरी हुई हैं। पास में खड़ी पुलिसकर्मी उन्हें घसीटकर विधानसभा प्रांगण से बाहर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनकी साड़ी भी खुलते खुलते बच जाती है। ये पूरा हंगामा बिहार पुलिस से जुड़े एक बिल को लेकर हुआ। विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए विधानसभा में नारेबाजी की और कथित तौर पर स्पीकर का चेंबर घेर लिया, जिसके बाद बाउंसरों ने विपक्ष के विधायकों को जबरन बाहर निकाल दिया। महिला विधायकों ने बदसलूकी का आरोप लगाया और ये वीडियोस बेहद डिस्टर्बिंग हैं। दूसरी सुर्खी दिल्ली के सराय काले खां वाले मामले से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में कल हमने आपको विस्तार से बताया भी था। यहाँ पर 17 मार्च को एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी, जिसके बाद 20 मार्च को लड़के की गली में 25 से 30 लोगों ने हमला किया। आरोप है कि भीड़ में लड़की के घर वाले और दूसरे रिश्तेदार शामिल थे। इलाके के लोगों ने यह आरोप लगाया कि भीड़ खून की होली खेलने की धमकी देकर गई, साथ ही तोड़फोड़ की वो अलग से। इलाके में कई लोग हमले में घायल भी हुए। 23 मार्च को लड़का और लड़की ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दोनों ने अपनी जान को खतरा बताया और सिक्योरिटी की मांग की। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से दोनों को सुरक्षा देने के लिए कहा है। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरा मामला जानने के लिए आप हमारा कल का ऑर्डिनरी शो देख सकते हैं। तीसरी सुर्खी कर्नाटक से है। कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे रमेश जारकीहोली के कथित सीडी कांड से जुड़ी है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक महिला को नौकरी देने के बहाने उसका यौन शोषण किया। अब इस मामले में राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोमई का बयान सामने आया है। उन्होंने राज्य की विधानसभा में बताया कि कथित वीडियो में जो औरत दिख रही है वो फरार है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने आरोपी मंत्री के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने की मांग की। साथ ही महिला को अब तक खोज न पाने के लिए सरकार पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली वीडियो को डॉक्टर्ड बता रहे हैं। उनका कहना है कि एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया है। यहाँ खत्म होती है दिन की सुर्खियां। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट यानी चलते चलते की ओर। आज हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं एक और किताब का नाम है दास्ताने हिमालय। पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट शेखर पाठक के लेखों का संग्रह। हिमालय का जीवन, हिमालय के लोग और समस्याओं को बेहद चश्मदीद और मानवीय तरीकों से शेखर पाठक ने अपने लेखों में संजोया है। कई आयामों, चित्रों, मानचित्रों, अभिलेखों के माध्यम से बातों को समझाया बताया गया है। ये 2 पार्ट्स में है और रजा पुस्तक माला के तहत वाणी प्रकाशन ने इसे छापा है। इस किताब को सुझा रहे हैं हमारे साथी सिद्धांत मोहन। आप इस किताब को पढ़ें और बताएं ये आपको कैसी लगी। ये भी बताएं कि हमारा ये शो आपको कैसा लग रहा है। आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिले। इसके अलावा आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जरूर फॉलो करें, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।